बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में मैं सलमान मिर्ज़ा आप सभी को खुशामदीद कहता हूँ। जनाब, जब भी बजट आने लगता है या बजट आने के दिन करीब आ जाते हैं तो लोगों की दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, टैक्सेस लगा दी जाते हैं। ये गोरख धंधा होता है नंबर्स का, और जिस तरह से आवाम पर बोझ डाला जाता है, आवाम को पता होता है जनाब बजट में हमारे लिए कुछ अच्छा निकलकर सामने नहीं आना है। हर दफा बजट से पहले बातें की जाती हैं और हुकूमत की जानिब से खासतौर पर कि जनाब ये बजट अवाम दोस्त बजट होगा, लेकिन इस वक्त सूरत हाल बड़ी वाज़ेह होती चली जा रही है और सूरत हाल कुछ इस तरह की है, क्योंकि 2018 में भी हमने देखा था जाती हुई हुकूमत ने बजट पेश किया था और मुमकिन तौर पर यह साल जो है वो इलेक्शन का साल है। अगस्त में पार्लियामेंट की मुद्दत खत्म हो जाएगी और उससे पहले आपने बजट पेश करना है। ये जाती हुई हुकूमत का बजट है और जाती हुई हुकूमत का बजट कोशिश ये करते हैं कि जनाब अवाम दोस्त हो ताकि वोट मिल सके। लेकिन इस वक्त सूरत हाल पाकिस्तान की बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। अगर आप अवाम दोस्त बजट देंगे तो वो किसी भी तौर पर मईशत दोस्त बजट नहीं होगा। अगर आप मईशत दोस्त बजट देंगे तो वो किसी भी तौर पर अवाम दोस्त बजट नहीं हो सकता है। और हुकूमत के लिए सबसे बड़ी मुश्किलात का शिकार इसी वजह से है कि जनाब अगर वो अवाम दोस्त बजट नहीं देती है तो फिर अगले में वोट किस तरह से हासिल करेंगी, और अगर वो मईशत दोस्त बजट देती है तो जनाब फिर अवाम को किस तरह के पास किस तरह से जाएंगे, किस तरह से तमाम चीज़ें होंगी। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कौन कौन सी अशिया ऐसी हैं जिस पर टैक्स लगाया जाएगा। और ज़रूरी बात होती है, ये यकीनी तौर पर बात होती है कि जब भी बजट आता है आपने टैक्सेस लगाने होते हैं और उसको इस तरह से पोर्ट्रे करना होता है कि जनाब हमने तो टैक्स नहीं लगाया, हमने तो पहले वाले टैक्स को कंटिन्यू रखा है। लेकिन उससे अहम सवाल एक और है, जो टैक्स आदाफ आप मुकर्रर करते हैं, लेट सपोज आपने एक टैक्स आदाफ मुकर्रर किया कि पूरे साल के हमने अंदर इतना टैक्स कलेक्ट करना है, क्या वो हासिल हो पाते हैं? पिछले साल भी टैक्स आदाफ मुकर्रर किए गए थे लेकिन अभी तक उनको हासिल नहीं किया जा सका और इसी की वजह से मुश्किलात में इजाफा होता है। एक ऐसा बजट पेश किया 2018 में भी जाती हुई हुकूमत ने जब बजट पेश किया तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी। आने के बाद उसने मिनी बजट पेश किया क्योंकि उसको पता था कि इस बजट के साथ एक साल नहीं गुजारा जा सकता है। लेकिन अब सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि कुछ अशिया पर टैक्स लगाया जाएगा और एक बजट तो जनाब हुकूमत पेश करती है और एक बजट वो होता है जो घरों में, मेरे और आपके घरों के अंदर होता है। अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा होता है, बिजली की कीमतों में इजाफा होता है, गैस की कीमतों में इजाफा होता है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है। अगर पेट्रोल की कीमत आलमी मार्केट में सस्ती होती है तो जनाब हम पेट्रोलियम लेवी के नाम पे जो कि पिछले साल तक 35 रुपए था उसको हमने बाकायदा तौर पर 55 रुपए की तरफ लेकर आ गए और उसमें फिर जाहिर सी बात है इजाफा होता है। और पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो हर अशिया खुरनोश की कीमत में भी होश रुबा इजाफा होता है और उससे महंगाई आती है। पिछले साल बड़ी दिलचस्प बात हुकूमत की जानिब से की गई थी और ये कहा गया था जनाब अमीरों पर टैक्स लगाया जाएगा, अमीरों पर टैक्स लगाया जाएगा और उसको गरीबों पर कंपनसेट किया जाएगा। लेकिन फिर यह सवाल पैदा हुआ कि आप सरमायादार पर टैक्स लगाएंगे, वो एंड प्रोडक्ट कोई भी निकाल रहा है, वो तो उसके ऊपर जो भी इजाफी टैक्स लगाया गया है वो एंड प्रोडक्ट से उसको हासिल करेगा और हर हाल में हासिल करेगा। तो यकीनी तौर पर आप चाहे डायरेक्टली कहें चाहे इनडायरेक्टली कहें वो बोझ जो है वो सीधा आवाम के ऊपर आके ही पड़ता है। लेकिन अब इलेक्शंस करीब हैं, इलेक्शंस का साल है, अब इस साल क्या कुछ हो सकता है, क्या क्या मामलात हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ये एक अहम सवाल है। किस तरह से इसहाक डार साहब ये बजट पेश करेंगे और बजट जब पेश करेंगे तो उसमें क्या कुछ होगा। अच्छा, हमारे नुमाइंदे हैं अल्लाह दिता खान, उन्होंने ताजरों से बात की है इस बजट के हवाले से, बजट आने वाला बजट किस तरह का हो सकता है। उन्होंने इस्लामाबाद में गुफ्तगू की है, उनकी गुफ्तगू सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। तब का साल उन्होंने महंगाई में किस तरह गुजारा और अब इस बजट को वो किस तरह देखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सदर अजमल बलोच। उनसे हम बात करते हैं कि इस बजट को वो किस तरह देखते हैं, क्या उम्मीदें हैं सर आपकी, और क्या छोटा कारोबारी तबका उस पर क्या असरात इस महंगाई के बड़े और आगे आने वाली बजट के बाद क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? देखिए, बजट तो आप एक साइड पे छोड़ दें ना, बजट वाली बातें ही ख़त्म हो गई हैं कि लोग इंतज़ार करते थे बजट आएगा, कुछ सस्ता होगा, कुछ फलां। हम तो तबाह हो चुके हैं ना। ये 11 माह से हमारे पास न कुछ बेचने को है न कुछ हमारे में सकत नहीं है। कारोबारी तबके के पास सकत नहीं है कि वो कोई चीज़ ख़रीद के ले आए और दुकान पे बेचे। अव्वल तो माल नहीं है, माल है तो ख़रीदार कोई नहीं है। मौजूदा सूरत हाल पे आपने सुनी अजमल बलोच साहब को यही कहना है कि इस बजट से इनको कोई उम्मीदें नहीं हैं, लेकिन उनका ये भी कहना है कि हुकूमत मज़ीद टैक्स ना लगाए जिससे कारोबार हमारे तबाह हों या आम आदमी की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो जनाब बहुत शुक्रिया, आप इस वक्त ताजर रहनुमा की गुफ्तगू मुलाहिज़ा कर रहे थे और उनका यही कहना था कि जनाब हम किस तरह से आगे चीज़ें लेके चलेंगे। शारिक वोरा साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, उनसे ज़रा मज़ीद सूरत हाल जानते हैं। शारिक वोरा साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शारिक साहब जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं?
जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शारिक साहब, ये बताइएगा, ये आने वाला बजट, क्या उम्मीदें हैं आपको और क्या खदशात हैं आपको? बजट इस वक्त गवर्नमेंट के लिए भी और ताजरों के लिए और हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, बिजनेसमैन के लिए, सब के लिए इस वक्त जो है बड़ा एक डिफिकल्ट चैलेंज है। दुनिया को मालूम है, पाकिस्तान को भी, हम सबको पिछले 1.5-2 साल से जो सब इंस्टेबिलिटी की वजह से हमारी इकोनॉमी जो है वो बुरी तरह मुतासिर हुई है। और मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट के पास बजट को मैनेवर करने के बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। और ये चैलेंज को किस तरह ये सागदार साहब की टीम जो है इसको पूरा कर सकती है, ये वक्त बताएगा। बट नजर ये आ रहा है कि ज्यादातर जो टैक्सेस हैं उसमें इजाफा होगा या वो उसी स्टेटस को के सिचुएशन में रहेंगे। और कितना इजाफा होगा? हम जीएसटी देखते हैं तकरीबन 18 से 19% है सर। हम दीगर टैक्सेस पे कर रहे हैं, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, तमाम चीजों पर टैक्सेस पे कर रहे हैं। आप एक टॉफी से लेके जहाज खरीदते हैं उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है, आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है। सर मजीद टैक्सेस में कितना इजाफा होगा? और फिर बुनियादी सवाल ये भी होता है शारिक साहब, जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक, अगर आप ज्यादा बेहतर तौर पर कहें कि तरक्की याफ्ता ममालिक है, वहां पर टैक्स लिया जाता है, 30% टैक्स लिया जाता है, लेकिन वो टैक्स फिर आवाम पर यूटिलाइज भी होता है। वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, कोई बेरोजगार होता है तो उसको बेरोजगारी का अलाउंस मिला जाता है। सर ये चीजें अगर आप टैक्स बढ़ाएंगे तो उसको यूटिलाइज आवाम पर किस तरह से करेंगे? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। इसमें दो पहलू हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान में सबसे पहले जो हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशो है दस्तूर पिछले 2-3-4 साल में कम हुआ है। और हमारी जो एनफोर्समेंट है, जो पाकिस्तान का पोटेंशियल है टैक्स जमा करने का, पाकिस्तान उससे नीचे आ रहा है। आपको शायद याद होगा कि ये 11-12% तक पहुंच गया था, आज ये 8% को हिट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो नए जो एवेन्यूज हैं, जो नए लोग हैं, उनको टैक्स नेट में हम नहीं ला सके। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, फॉर एग्जांपल रिटेलर जो है वो 20% ऑफ जीडीपी है, लेकिन रिटेलर जो टैक्स देता है वो शायद 5% भी नहीं देता। इसी तरह और बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनका टैक्स देने का पोटेंशियल ज्यादा है। हो ये रहा है कि जो लोग डॉक्यूमेंटेड हैं, आप उन्हीं को टाइट कर रहे हैं, उन्हीं पर टैक्स बढ़ा रहे हैं, उन्हीं को कहते हैं आप सुपर टैक्स दे दें, सुपर टैक्स पर एक और टैक्स दे दें। तो ये एक उस स्टेज पर आप पहुंच जाएंगे जहां एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर की सकत जो है टैक्स पे करने की वो खत्म हो जाएगी। आपकी बात से ना दो बुनियादी सवाल शारिक साहब मैं आपसे जसारत करूंगा पूछने की। एक तो चलें सर, ये आपने कहा कि 8% पर आ गया है टैक्स कलेक्शन करने की, जो ये बात, इसमें ना अहली किसकी है? पहला बुनियादी सवाल तो ये हो जाता है। फिर सर ये पिछले साल ये इस्तिलाह आई थी सुपर टैक्स की, और ये हैरत अंगेज तौर पर ही कहा गया था कि जनाब ये इसका आवाम पे कोई असरअंदाज नहीं होगा, इसका ताल्लुक नहीं होगा, ये सरमायादारों पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन सर अगर आप एक कंपनी चला रहे हैं, एंड प्रोडक्ट आप कुछ भी निकाल रहे हैं, हुकूमत आप पर सुपर टैक्स लगाती है, तो आप अपनी जेब से भरेंगे या जो आप प्रोडक्ट निकाल रहे हैं उससे उसको कंपनसेट करेंगे? सर नहीं, इसमें थोड़ी मैं आपको तस्दीक करूं। देखिए, जो सुपर टैक्स लगा था वो उन मखसूस कंपनियों पे लगा था जिन्होंने एक बड़ा अमाउंट पिछले 2 सालों में प्रॉफिट किया था। तो वो ऑलरेडी प्रॉफिट कर चुके थे, उन पर वो टैक्स लगा था, जिसमें बैंकिंग सेक्टर और इस किस्म के सेक्टर्स थे। तो उसका बराह रास्त अवाम पर या इन्फ्लेशन पर कोई असर नहीं पड़ता। जो एक आपका दूसरा जो क्वेश्चन था कि क्या जो टैक्स इकट्ठा हो रहा है वो अवाम पर खर्च हो रहा है, सबसे बड़ा जो इस वक्त पाकिस्तान में चैलेंज है और जो लोग परेशान हैं, जो टैक्स देते हैं और जो नहीं देते, हुकूमत की डिलीवरी क्या है? आप अवाम को अगेंस्ट देयर टैक्सेस दे क्या रहे हैं? यहाँ पर पानी, सड़क, एजुकेशन, हेल्थ, कोई नाम की चीज नहीं है जो आप अवाम को दे रहे हैं। इसीलिए तो टैक्स की मशीनरी पर, गवर्नमेंट पर लोगों का जो कॉन्फिडेंस है या उनका जो एपिटाइट है कि वो टैक्स पे करें, वो नहीं होती। वो कहते हैं हमको इसके बदले में मिलता क्या है। तो हुकूमत को अपनी जो सर्विस है उसकी डिलीवरी को बहुत बेहतर करने की जरूरत है। एजुकेशन में क्या हाल है? जी शारिक साहब, आवाज आ रही है? अच्छा, ज़ीशान मर्चेंट साहब भी हमारे साथ ज्वाइन है, उनसे भी जरा मजीद बात करते हैं। ज़ीशान साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप?
वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। निशान साहब, ये बजट आने वाला है। जब बजट आता है आवाम की धड़कनें तेज हो जाती हैं कि अब क्या होगा, किस तरह से होगा, घर कैसे चलेगा। एक बुनियादी इंसान की ज़रूरियात के हवाले से उसकी सोच यही होती है कि किस तरह से घर के मामला चलेंगे। शेख रुनूश, आपकी क्या तवक्कुआत हैं और आपके क्या खदशात हैं? ज़ीशान साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? गालिबन शायद मेरी आवाज़ ज़ीशान साहब तक नहीं जा रही है। कोशिश करेंगे उनसे दोबारा राब्ता बहाल करें। लेकिन बुनियादी सवाल यही है, अभी जब हम बात कर रहे थे शारिक वोरा साहब से कि आप टैक्स कलेक्ट करते हैं। अब 18-19% तो हो चुका है टैक्स। अगर आप 100 रुपये कमाते हैं, आपने 18-19 रुपये उसमें से दे देना है। अब तो उस पर, उसके बाद भी अगर उस पर आप टैक्स लेंगे तो फिर समझ नहीं आ रहा कि जनाब उस पर आपने कितना टैक्स बढ़ाना है और उसके बदले आवाम को देंगे क्या। शारिक साहब हमारे साथ मौजूद है। जी शारिक साहब, ये बताइएगा, ये जो आपने कहा था कि मैं मौजूद हूं। सर ये बताइएगा, अब आपकी बात थोड़ी मुनक़ता हो गई थी। 8% टैक्स चरा कलेक्शन जो आपने कहा था कि ये घट घट के यहाँ तक आ चुकी है, 8% पर आ गई। सर इसमें आवाम की गलती तो नहीं है ना? आवाम तो टैक्स दे रही है। मैं अगर सैलरी पेशा इंसान हूं, अगर आप सैलरी पेशा इंसान होंगे तो आपके नहीं, देखिए, आवाम तो पाकिस्तान के हों या अमेरिका के हों या किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क के हों, आवाम को से टैक्स लेना जो है ये एक बड़ा कठिन और मुश्किल मरहला है। देखें, ये एक बिटर फैक्ट है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। बट आप अगर टैक्स की मशीनरी को फ्रेंडली करें, वही आपकी बात कि अगर आप डिलीवर करें उन टैक्स के अगेंस्ट गवर्नमेंट को, लोगों को, नस्लों को, तो वो इतना मुश्किल नहीं होगा। पाकिस्तान में हमारा जो FBR है वो पिछले 30-40 साल में जो भी टैक्स बढ़ा है, आप ये देखिए 3 ट्रिलियन से आज हम 9 खरब पर पहुंच गए हैं। बट उसमें जो गवर्नमेंट की मशीनरी का या हुकूमत का कारनामा नहीं है। हमारा डॉलर जो है वो 180 से लेकर 280 और 290 तक पहुंच गया है, तो ऑटोमेटिकली जो कस्टम्स लेवल पर गवर्नमेंट के रेवेन्यूज हैं वो बढ़ गए हैं। इसमें हुकूमत की कामयाबी नहीं है। बट हुआ क्या कि वो 9 ट्रिलियन रुपीस का जो हम हदफ जो टैक्स वसूली कर रहे हैं मुख्तलिफ लोगों से, जिसमें कि सबसे ज्यादा हम इंपोर्ट की स्टेज पे कर रहे हैं, तो उसका मसरफ जो है उस टैक्स का वो अवाम तक नहीं पहुंच रहा, वो डेट सर्विस में जा रहा है। वो उस पैसे में जो गवर्नमेंट ने अपने खराजात पूरे करने के लिए ले रही है, वो सारा जो हम टैक्स वसूल रहे हैं वो तो उसमें जा रहा है, अवाम पर तो खर्च नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि हम एक बहुत बड़े डेट इशू में फंस चुके हैं, एक विशियस सर्कल में फंस चुके हैं। हमको इसके लिए बहुत आउट ऑफ बॉक्स जाकर कुछ चीजों को अपनाना होगा, अवाम का कसूर नहीं। ठीक है सर, ये आउट ऑफ बॉक्स की बात आप बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन सर ये आउट ऑफ द बॉक्स होता नहीं है। यही होगा कि जो टैक्स नेट में है उन पर मजीद टैक्स डाल दिया जाएगा और जो टैक्स नेट में नहीं है उनको लाने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जाएंगे। लेकिन मीनवाइल सर, हमारे नुमाइंदे उमर हयात ने भी मैं ज्वाइन कर लिया। ज़ीशान मर्चेंट साहब से भी हमारा राब्ता बहाल हो गया। उमर, मैं आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन जरा ज़ीशान साहब से मैं गुफ्तगू कर लूं। ज़ीशान साहब, ये बताइएगा, क्या उम्मीदें आपकी इस बजट से और कोई खदशात भी हैं इस बजट से आपको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीदें तो ये हैं कि शायद गरीब आदमी को थोड़ा रिलीफ मिल जाए। उम्मीद तो ये है कि शायद सैलरी टैक्स पेयर को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए। उम्मीद ये है कि जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो किसी तरीके से कम हो जाए। उम्मीद ये है कि इकॉनमी जो है वो फिर से चल पड़े। उम्मीद तो ये भी है कि जो एक टैक्स में लोग दायरे में नहीं, जैसे अभी आप कह रहे थे, वो लोग दायरे में आ जाएं। उम्मीद तो ये है कि शायद हम अपनी जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को ठीक कर लें। उम्मीद ये भी है कि हम एक्सपोर्ट को बढ़ा लें। उम्मीदें तो बहुत सारी, तो ख्वाहिशात हो गई ना सर, अब हकीकत पर आ जाते हैं। उम्मीदें भी हैं, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऐसा कुछ करेगी, क्योंकि कल इसहाक डार साहब ने कहा है कि मैं इन्वेस्टर फ्रेंडली बजट देने वाला हूँ। तो इसका मतलब है तो उम्मीदें तो ये लगानी चाहिए ना हमें। तो ये ख्वाहिशात तो नहीं है, ये उम्मीदें हैं, और इन उम्मीदों को लगाना हमें मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अगर हम ये उम्मीदें नहीं लगाएंगे तो फिर डिजास्टर है। क्योंकि आप देखें इस साल का जो टारगेट था टैक्स का, अगर हम टैक्स के हजम की बात करें तो 7.4 ट्रिलियन का इस साल का टारगेट है। हम 6 ट्रिलियन के करीब हैं। मई के जो रिजल्ट्स हैं, मई तक की जो फिगर्स आई हैं उसमें हम 6 ट्रिलियन के पास पहुंचे हैं। यानी अभी हमें 1 महीने में 1 ट्रिलियन और जमा करना है। तो ये ख्वाहिश है कि हम कर लें, जो कि होगी नहीं। अब आ जाइए कि आप बात करते हैं अगले साल का टैक्स टारगेट जो हम बात कर रहे हैं 25% से बढ़ाया है। मर्चेंट साहब, आप कह रहे थे कि अहदाफ का जिक्र कर रहे थे, आप अहदाफ मुकर्रर किए जाएंगे, क्या उनको हासिल कर लिया जाएगा?
पिछले साल 7.4 ट्रिलियन का था, 6 ट्रिलियन मई तक आपने कहा कि अचीव कर लिया है, लेकिन एक महीने के अंदर 1.4 ट्रिलियन को हासिल करना तकरीबन नामुमकिन है। तो सर आने वाले महीने में, फिर आने वाले बजट में बेसिकली आप क्या अहदाफ देख रहे हैं? ज़ीशान साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? ज़ीशान साहब, अच्छा कोशिश करते हैं उनसे राब्ता बहाल करते हैं। उमर हयात भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी। सर आपने आवाज म्यूट की हुई है सर, ज़ीशान साहब। मैंने तो अपने आप को अनम्यूट किया। आपको आवाज आ रही है? जी जी, अब आ रही है, अब आ रही है, कंटिन्यू करें जी, फरमाइए जी। आप टैक्स आदाब का जिक्र कर रहे थे। हम बात ये कर रहे थे कि टैक्स का टारगेट इस साल का 7.4 ट्रिलियन का, और अगले साल का जो हदफ रखा है इन्होंने वो 25% से बढ़ाया है टैक्स के टारगेट को, और वो ये चाह रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अगले साल हम 9.2 ट्रिलियन जो है वो टैक्स कलेक्ट करें। सवाल ये पैदा होता है 25% से टैक्स का टारगेट बढ़ा दिया, और जो ग्रोथ का टारगेट रखा है वो 0.3 है इस साल, जो खुद कह रहे हैं, हालांकि हम समझते हैं नेगेटिव है, लेकिन उसको कहते हैं कि वो 3 से 3.5% पे हम ग्रो करेंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब हमने जीडीपी का टारगेट रखा है 3%, तो हम टैक्स क्या 25% कलेक्ट कर सकते हैं? हम किस ख्वाम ख्याली में हैं, मुझे नहीं समझ में आता। इसके अलावा हमने जो है तकरीबन नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो भी 800 और 900 बिलियन, वो भी कुछ नहीं, तकरीबन 2 ट्रिलियन का वो भी रखा है। मुझे कोई समझ में नहीं आता कि हम ये जो बजट बनाते हैं, अगर इसे सिर्फ मल्टीप्लाई बाय सर्टेन परसेंटेज करके बनाना है तो फिर तो ये कोई कॉलेज का बच्चा भी बना लेगा। हमें याद है कि हमने फेडरेशन में रहते हुए शैडो बजट एक साल बनाया था 2013 में, तो बजट्स तो बन जाते हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या ये प्रैक्टिकली वो ऑन पेपर या ऑन ग्राउंड वाला फर्क आ जाता है ना। आप ऑन पेपर तो बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड वो नहीं होती है रियलिटी। वही जैसा भी आपने जिक्र किया कि ख्वाहिशात और एक्सपेक्टेशन, कि मेरी क्या ख्वाहिश है और मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं गवर्नमेंट से। तो ख्वाहिशात गवर्नमेंट की हैं कि हम जी ग्रो कर जाएंगे अगले साल, और हम ग्रोथ हमारी अच्छी होगी, और ख्वाहिशात गवर्नमेंट की ये भी हैं कि वो जो है 13,800 ट्रिलियन का जो है वो मेरे ख्याल से 13, जी हाँ, इसका हमने बजट का कुछ तखमीना रखा है टोटल 13.8 ट्रिलियन। क्वेश्चन ये है कि क्या हम इसके करीब आ सकते हैं या नहीं आ सकते, ये बुनियादी सवाल है। और मैं समझता हूँ कि जो हालात हैं, देखिए इम्पेटस तो बहुत है, हमेशा इन्हीं हालात में हमने जो है टैक्स के रेवेन्यूज कलेक्ट किए हैं। बिल्कुल शारिक साहब ने थोड़ी देर पहले सही कहा कि जो हमारे टैक्स में जो मेजर कंट्रीब्यूशन होता है वो मेजर कंट्रीब्यूशन है इंपोर्ट पे, क्योंकि इंपोर्ट पे आपका टैक्स कलेक्ट होता है सारा का सारा मेजॉरिटी, और उस कलेक्शन में जो 70 बिलियन की लास्ट ईयर इंपोर्ट थी, आप डॉलर का रेट, आपका पाकिस्तानी रुपए का रेट गिराते जाइए, जितनी इंपोर्ट का बिल बढ़ेगा उतना टैक्स कलेक्ट हो जाएगा। सही है। इसके अलावा पाकिस्तान में तकरीबन 70 से 75%, ये एफबीआर के अपने फिगर्स बता रहा हूं मैं आपको, मेरे फिगर्स नहीं है, टैक्स विथहोल्डिंग से कलेक्ट होता है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर सारा 75% जो है मैंने और आपने ही कलेक्ट करके जमा कराना है, तो क्या एफबीआर का महकमा, जिसमें तकरीबन कोई 13 से 15 हज़ार लोग हैं, उनका काम क्या है, उनका जॉब क्या है? हमारा जो एक बहुत बड़ा, हम हमेशा बात करते हैं कि टैक्स बेस नहीं बढ़ता, टैक्स टू जीडीपी रेशो हमेशा कम रहता है, उसकी बुनियादी वजह हमने कभी सोची? हमारे पास डेटा तो हर जगह से है, क्रेडिट कार्ड होल्डर का भी डेटा है, बैंक अकाउंट होल्डर का भी डेटा है। बाय द वे, कल आप ही के किसी एक प्रोग्राम में मैं डिस्कस कर रहा था कि तकरीबन 6 करोड़ 60 लाख बैंक अकाउंट्स हैं पाकिस्तान में, और 36 लाख टैक्स पेयर्स हैं। और अगर एक अकाउंट होल्डर के पास, मैं ये अस्यूम कर लूं कि 6 से 7 बैंक अकाउंट्स हैं, तो भी 1 करोड़ लोगों के पास बैंक अकाउंट बनते हैं, ये 6 करोड़ 60 लाख। और हमारे पास अगर 36 लाख टैक्स पेयर हैं, तो इसका मतलब है अभी भी बहुत बड़ा गैप है हमारे पास। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक अकाउंट होल्डर है, उसके मुख्तलिफ अकाउंट्स हो और वो टैक्स पेयर हो। लेकिन सर मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। उमर हयात हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, जरा तफसील उनसे जान लेते हैं। उमर बताइएगा, ये पेट्रोलियम सेक्टर के वाले से कहा जा रहा है कि 53.6 अरब की सब्सिडी की तजवीज़ है, ये क्या मामला है? बिल्कुल जी, जो आइंदा बजट है उसमें जो मुख्तलिफ सब्सिडीज़ हैं वो रखी गई हैं, और पेट्रोलियम सेक्टर के लिए 53.6 अरब रुपए, घरेलू सारिफीन को इतना पैसा है हमारे पास खजाने में, 30 अरब रुपए की
देखिए सब्सिडीज़ तो जो RLNG ख़ास तौर पर यूज़ करने वाले सारिफीन हैं, जो घरेलू सारिफीन हैं, क्योंकि LNG तो हम महंगे दामों इंपोर्ट करते हैं, तो अब जो हमारे पास इंडिजिनस जो ज़राए हैं गैस के वो कम हैं, तो इसलिए हमें इंपोर्ट ज़्यादा करनी पड़ती है। और इंपोर्ट जब हम ज़्यादा करते हैं तो फिर मामलात मज़ीद हमें फिर सब्सिडाइज रेट पे आवाम को ये चीज़ें देनी पड़ती हैं। इसके अलावा PSO के जो प्राइस डिफरेंशियल क्लेम के लिए 11 अरब रुपए की सब्सिडी की तजवीज़ है, और नया पाकिस्तान हाउसिंग के लिए 50 करोड़ रुपए की सब्सिडी मुख्तस की जा रही है, और इस्लामाबाद की जो मेट्रो बस सर्विस है उसके लिए 2 अरब रुपए की सब्सिडी तजवीज़ की गई है, और मेरा घर मेरा पाकिस्तान के लिए 12.2 अरब रुपए की सब्सिडी है, और सैलाब से मुतासरा किसानों के कर्ज माफ़ करने के लिए 7 अरब रुपए की सब्सिडी रखी गई है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए 55.5 अरब रुपए की सब्सिडी की तजवीज़ है, और यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया फराहम करने के लिए तकरीबन जो है वो 30 अरब रुपए की सब्सिडी की तजवीज़ है, और गिलगित बल्तिस्तान को गंदम की फरामी के लिए 10.5 अरब रुपए की सब्सिडीज़ है, और बजट में रमज़ान रिलीफ पैकेज के लिए 5 अरब रुपए की जो है वो सब्सिडी की तजवीज़ है, और गंदम की फरामी के लिए पास्को को 10 अरब रुपए की सब्सिडी देने की तजवीज़ है। अच्छा उमर, मजीद भी आपसे मैं डिटेल से बात करूंगा। शारिक वोरा साहब, ये बताइएगा, ये हमारे जो नुमाइंदे उमर हयात साहब इतनी तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि जनाब ये सब्सिडीज़ हैं, ये सब्सिडीज़ हैं। पेट्रोलियम के हवाले से भी उन्होंने बताया कि जनाब 53.6 अरब की सब्सिडी रखने की तजवीज़ फ़िलहाल निकल कर सामने आई है। सर इतना है हमारे पास ख़जाने में कि हम इतनी सब्सिडीज़ दें? क्योंकि हम तो ये कहते हैं कि जनाब हमारे पास ख़जाना खाली है, 4 अरब डॉलर हमारे पास रिजर्व रखे हुए हैं। आपका एनालिसिस बिल्कुल बजा है और ठीक है कि हमारे पास तो करंट अकाउंट डेफिसिट है, हर चीज़ में हमारे पास डेफिसिट है। इवन जो PSDP के लिए हम रकम मख्तस करते हैं वो भी हम बाहर से उधार लेते हैं। ये जो सारा बजट का प्रोसेस है, इसमें ये जो सब्सिडीज हैं ये बेसिकली उस कॉस्ट को कवर करती हैं जो करप्शन है, और ये वो सब्सिडी है जिसका बराह रास्त आवाम को कतअन कोई फायदा नहीं होता। हम लोग जो बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हम तो ये कहते हैं कि ये जो सब्सिडीज हैं इनको आप खत्म कर दें। अगर इस सब्सिडी से अवाम को कोई फायदा होता तो आज ये अवाम चीखना रहे होते। ये तो सिर्फ अपनी उन इनएफिशिएंसीज को और अपनी करप्शन को कवर करने के लिए सब्सिडीज देते हैं। मसलन आप ये बताइए कि क्या जरूरत है सब्सिडी देने की? आप 90 बिलियन तो PIA में, स्टील मिल में, 36 दूसरी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस में आप लॉसेस कर रहे हैं। 1.3 ट्रिलियन रुपीस आप पेंशन में दे रहे हैं, और उसमें आधी से ज्यादा रकम पेंशन की जो है वो उन लोगों को जा रही है जो जिनको वफात पाए, जो उनकी विडो को वगैरह कुछ रहे। सर मैं यहीं से आपकी तरफ वापस आऊंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ज़ीशान मर्चेंट साहब भी इस पर अपनी राय दें। ज़ीशान मर्चेंट साहब, ये जो हम बात कर रहे थे ऑन पेपर एंड ऑन ग्राउंड, आप ऑन ग्राउंड क्या करते हैं बेसिकली वो मैटर करता है। ऑन पेपर में तो सर आप पाकिस्तान को अमेरिका भी लिख सकते हैं, कुछ और भी लिख सकते हैं, लेकिन हकीकत वो नहीं हो सकती। ये इतनी सब्सिडीज की बात हम करते हैं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है देना? मैं समझता हूँ कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, चूंकि हमें इन चक्रों से अब बाहर निकलना पड़ेगा। मैं शारिक साहब की बात से 100% एग्री करता हूँ, क्योंकि वक्त ये आ गया है कि हमें अपने ऊपर इन्हिसार करना चाहिए। अभी आपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट की जो बात कर रहे हैं, अगर आप उसका थोड़ा सा कंपैरिजन करें, पिछले साल अप्रैल में 116 डॉलर पर बैरल था, आज $65 पर बैरल है, आगे से कम हो गया है। जी जी। जो हम अशिया खुर्दनोश इंपोर्ट करते हैं बाहर से, वो तकरीबन 40% इंटरनेशनली मार्केट्स में कम हो गई है। सही है। इसी तरीके से हम जो हमारी जो फ्रेट की कॉस्ट थी, जो आज से 1 साल पहले ज्यादा थी, आज वो तकरीबन 70 से 80% कम हो गई है। क्वेश्चन ये है कि जब इंटरनेशनली जो चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यूज अगर कम होती चली जा रही हैं, तो उसके बावजूद आप ये सब्सिडी की बात कर कैसे सकते हैं? आपको तो डायरेक्ट उसका इम्पैक्ट पास ऑन करना है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, एक आम आदमी को। आप ये देखिए कि अगर पिछले साल, मैं एक छोटी सी कंपैरिजन कर रहा था कि अगर पिछले साल $115 पे $150 का हमें पर लीटर पेट्रोल, क्योंकि टाइम की किल्लत है इसलिए ज़ीशान साहब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। शारिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आगे चल के आपसे मजीद बात करेंगे। खुर्रम शहजाद और उमर हयात, हमारे नुमाइंदे उमर हयात हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जरा मजीद बात करेंगे। खुर्रम शहजाद साहब ये बताइएगा, सर ये 9 तारीख को बजट पेश किया जाएगा, व्हाट डू यू थिंक इस बजट के अंदर आवाम के लिए कोई रिलीफ होगा?
जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे नहीं लगता जी आवाम के लिए कोई बहुत बड़ा रिलीफ होगा और ना एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्योंकि बजट एक एक्सरसाइज ऐसी होती है जिसमें टैक्सेस इकट्ठे कहाँ से किए जाएंगे, किस रेट पे किए जाएंगे, और नए टैक्सेस भी इंट्रोड्यूस होते हैं। और इस मरतबा भी लाइक्लीहुड है क्योंकि IMF प्रोग्राम में जाना है हमने, और टैक्सेस शायद नए लगें और एग्जिस्टिंग टैक्स बेस पे भी लगें। ये भी एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि ज़्यादातर जो है टैक्सेस एग्जिस्टिंग टैक्स पे जो ऑलरेडी टैक्स दे रहा है उस पर ज्यादा लग रहे हैं, ना कि ये कि नए एरियाज को एक्सप्लोर किया जाए। जीएसटी बढ़ाने की बात की जा रही है, जीएसटी मजीद कितना बढ़ाएंगे सर? 18-19%? नहीं, मेरे नहीं ख्याल जीएसटी बढ़ाने की बात हो रही है। मेरे ख्याल में जो थोड़े से एंटी इन्वेस्टमेंट या एंटी इंडस्ट्रियलाइजेशन टैक्सेस होते हैं वो करने की बात हो रही है, जिसमें रिजर्व पे टैक्स लगाने की बात हो रही है, ट्रांजैक्शन टैक्स और एग्जिस्टिंग जो कॉर्पोरेट टैक्स, सुपर टैक्स, उसको कंटिन्यू करने की बात हो रही है, जो ज्यादा प्रमोट करते हैं। सर अगर आप ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगाएंगे तो आपको नहीं लगता कि कैश पेमेंट्स पर डीलिंग ज्यादा बढ़ जाएगी और ये खतरनाक होगा? जी मैं तो यही कह रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि रिलीफ, तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि रिलीफ ना एक्सपेक्ट करें, उल्टा आपको शायद ग्रे इकोनॉमी में जो है वो ज्यादा बढ़ोतरी मिले। तो खैर मैं ये कहना चाह रहा था कि रिलीफ शायद ना हो, और लेकिन एक तरफ ये भी देखा जाएगा कि शायद गवर्नमेंट जो है थोड़ा सा पॉपुलर चीजें जरूर करे। दूसरे एंड पे एक तरफ टैक्सेस बढ़ाए एग्जिस्टिंग टैक्स पे दूसरे एंड पे कुछ सब्सिडी शायद बढ़ा दे, जिसकी वजह से टेम्परेरी रिलीफ तो हो सकता है, लेकिन वो नुकसान लॉन्ग टर्म में होगा, क्योंकि गवर्नमेंट को भी अपने वोट बैंक को बचाना है। साहब आपको याद होगा गालिबा शायद 2014 की बात है, 2015 की बात है, भारत के अंदर करेंसी पर पाबंदी लगा दी गई थी और बड़े नोट्स पर बिल्कुल ही वो कागज का टुकड़ा समझा जाता था। भारत के अंदर से बहुत ज्यादा तनकीद की जाने लगी कि जनाब आपने करेंसी बंद करके रख दी है, अब किस तरह से सारे मामला होंगे। लेकिन उसके बाद एक अच्छी चीज हुई कि हवाला हुंडी का जो कारोबार था वो खत्म हो गया, जो ब्लैक मनी होता था वो खत्म हो गया। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर भी कुछ इस तरह की चीज होनी चाहिए जिससे ये कैश पेमेंट्स हो, ये तमाम चीजें खत्म हो जाएं? नहीं जी, मुझे नहीं लगता कि डीमोनेटाइजेशन हमारा हल है, क्योंकि इंडिया में भी और 10 और कंट्रीज में डीमोनेटाइजेशन हुई है, उससे नुकसान ज्यादा हुए हैं बनिस्बत इसके के फायदे बहुत ज्यादा। और इंडिया में एक और चीज की गई साथ में, वो हम साथ करेंगे तो उसका फायदा ज्यादा होगा, जो डिजिटाइजेशन है और जो आपकी इंटरनेट इकोनॉमी है, जो आपकी वर्चुअल इकोनॉमी है, आपकी मोबाइल इकोनॉमी है, इसको प्रमोट किया जाए तो उसके साथ फायदा होता है, सिर्फ डिमोनेटाइजेशन का फायदा नहीं होता। वैसे भी डिमोनेटाइजेशन हाई इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट में कोई कैश घर पे नहीं रख सकता, क्योंकि उसकी वैल्यू गिर रही है। तो इसलिए या तो लोग गोल्ड खरीद लेते हैं या डॉलर पे चले जाते हैं, प्रॉपर्टी ले लेते हैं। तो उस तरफ देखें ना कि वहां कहाँ जा रहा है। और ये आपकी सर मेरा पॉइंट सर खुर्रम साहब, मैं एक चीज ये कहना चाह रहा था, जो आपने बात की बिल्कुल दुरुस्त की है कि लोग कैश घर पे नहीं रखते हैं, कुछ सोना खरीद देता है कोई, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट जो पैसे जिस पे की जा रही है वो आपकी ब्लैक मनी है, व्हाइट मनी है, इसका तायुन तो यही से होगा ना कि सर उसको ट्रांजैक्शन हो रही है नहीं हो रही है, टैक्स नेट पे नहीं आते। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ ना कि आप इंसेंटिवाइज ना करें। ये इंसेंटिवाइज करना होता है कि ट्रांजैक्शन टैक्स लगा दें, रादर देन ये कि आप उसके लिए इतनी आसानी पैदा करें यूजर के लिए कि वो बैंक आए, बैंक के अकाउंट खोलना आसान करें। आज एक आम आदमी के लिए बैंक अकाउंट खोलना आसान नहीं है, एक आम आदमी के लिए स्टॉक एक्सचेंज का अकाउंट खोलना आसान नहीं है, एक आम आदमी के लिए म्यूचुअल फंड का अकाउंट खोलना इतना आसान नहीं है। तो आप खुद जब हर्डल्स क्रिएट करेंगे, रेगुलेटरी हर्डल्स, रेगुलेशन ने इस मुल्क की GDP का 50% तक हिस्सा कॉस्ट में कन्वर्ट किया है, आपको पता है, ब्यूरोक्रेसी ने। और एक्स्ट्रा जो रेगुलेटरी आपकी एनवायरमेंट है उसको आप ईज करें ना। आप रेगुलेशन जो है वो इफेक्टिवनेस के लिए यूज करें, कम रेगुलेशन इस्तेमाल करें, एक आम आदमी को अकाउंट खोलने दें। इंडिया ने क्या किया था मैं आपको बताता हूँ। इंडिया ने 0 जो है वो बैलेंस पे अकाउंट खोल दिए थे बैंक्स के सारे। तो लोगों ने कहा कि जी ये आपने क्या किया है, यहाँ तो आप काला पैसा आने देंगे। तो उसने कहा काला पैसा आएगा तो उसके बाद एक मरतबा आ जाएगा, उसके बाद जब मैं कोई रिलीफ देने जाऊंगा, कुछ सब्सिडी देने जाऊंगा तो डायरेक्ट दूंगा, जिसका मुझे फायदा होगा। एक आम आदमी के लिए मेरे लिए ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, एक आम आदमी के लिए डायरेक्ट सब्सिडी मिलेगी। तो ये काम करें ना हम, जिसकी वजह से जो ब्लैक इकोनॉमी है, ग्रे इकोनॉमी है, वो डॉक्यूमेंटेड हो, ज्यादा दिन ये कि हम टैक्स पे टैक्स लगाते रहे और वो इंसेंटिव दें कि एक आम आदमी को टैक्स में आने का डिस इंसेंटिव हो। आज एक टैक्स पेयर को टैक्स नेट में रहने का डिस इंसेंटिव है, क्योंकि उसी पे टैक्स लग रहा है। तो ये इस तरह की अगर हम चीजें करेंगे तो कभी भी हम ट्रैक पे नहीं आएंगे, ना हमारा पोटेंशियल रियलाइज होगा, बल्कि ग्रे और ब्लैक इकोनॉमी बढ़ती जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, उमर हयात भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे, जरा उनसे मजीद बात कर लेते हैं। उमर हयात बताइएगा, ये 9 तारीख को जो टैक्स पेश किया, बजट पेश किया जाएगा, उसमें आपने ये तो बता दिया कि जनाब क्या क्या चीज़ें रखी जाएंगी, अहदाफ क्या क्या रखे जाएंगे, सब्सिडीज क्या क्या रखी जाएंगी, टैक्स को मजीद बढ़ाया जाएगा या टैक्स नेट को मजीद बढ़ाया जाएगा? देखिए, हमेशा हुकूमत जो है वो एक ही काम करती है कि टैक्स नेट को बढ़ाने के बजाय
टैक्सों में इजाफा कर देती है या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टैक्स होता है उसका जो रेशो है उसको बढ़ा दिया जाता है। तो ये सबसे बड़ा एक मेरे ख्याल में एक लूप होल है हमारी इकॉनमी का कि अभी भी FBR और वजारत ख़जाना के दरमियान जो नए साल का टैक्स टारगेट है उस पर कंसेंसस नहीं पाया जा रहा। IMF के नंबर्स और कह रहे हैं, वजारत ख़जाना जो है वो कुछ और कह रही है, और FBR जो है वो ये कह रहा है कि हमारे लिए एग्जिस्टिंग टैक्स रिजीम के अंदर 9.2 ट्रिलियन रुपए का जो है वो हदफ हासिल करना मुश्किल होगा। और IMF की जानिब से ये कहा जा रहा है कि 9.8 ट्रिलियन या जो है वो 10,000 जो है ट्रिलियन बजट जो टैक्स टारगेट है वो 9.2 ट्रिलियन टैक्स हदफ रखे गए हैं, 13.8 ट्रिलियन नहीं, वो 13.8 ट्रिलियन टोटल बजट आउटले है। ठीक है, जो 9.2 ट्रिलियन रुपए है वो आपका FBR का जो हदफ है टैक्स कलेक्शन का, वो नए माली साल के लिए। अब इस माली साल में हम देखें तो अभी तक जैसे आपने कहा कि जो बजट टारगेट है उसको टैक्स टारगेट है उसको मीट नहीं कर सके, वो 7.4 था ना मेरे ख्याल से, 6 तक हमने अचीव कर सके। 7.6 था 7.6 जी, और अब तक 6.2 इकट्ठा कर चुके हैं। अभी हमें जून में तकरीबन 1.4 ट्रिलियन रुपए जो है वो इकट्ठे करने हैं, पॉसिबल नहीं। लेकिन हमारे लिए जो नेक्स्ट फिस्कल ईयर में हमारे लिए और प्रॉब्लम्स ये हैं कि हमने कर्जे देने हैं, हमने डेट सर्विसिंग करनी है, और ये तकरीबन कोई 7.7 ट्रिलियन रुपए जो है वो बनते हैं जो हमने वापस करने हैं। तो हम एक तरफ नॉन टैक्स रेवेन्यू का नए बजट में जो है वो 2800 अरब रुपए का हदफ रख रहे हैं, लेकिन ये है कि ये सारी चीज़ें एक तरफ हमें फिर भी तकरीबन 6000 अरब रुपए के फिस्कल डेफिसिट का सामना होगा। ये बहुत बड़ा डेफिसिट है, ये आपका 7.7% ऑफ द GDP बनता है। जब ये चीज़ आपके पास होगी तो आप जाहिर सी बात है फिर तो आप किसी को रिलीफ नहीं दे सकेंगे। लेकिन जो असल चीज़ है कि आपको मॉनिटरी मेजर्स लेने होंगे, आपको जो रेगुलेटरी मेजर्स तो हैं लेकिन आपको मॉनिटरिंग करनी होगी कि कौन किस पे टैक्स है और कौन कितना टैक्स दे रहा है। अभी आपने सुपर टैक्स लगाया हुआ है जो 13 इंडस्ट्रीज़ हैं उन पे, लेकिन आप हुकूमत जो है वो मज़ीद अब लेवी जो है जो मेरे सोर्सेज के मुताबिक 0.25% to 2% जो है वो वेल्थ लेवी जो कि मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी पे लग रही है, और कुछ जो हमारे दोस्त हैं वो इसको 5% तक भी रिपोर्ट कर चुके हैं। लेकिन इस तरह की चीज़ें मज़ीद बिगाड़ का बायस बनेंगी। आप टैक्स नेट में ला रहे हैं, लेकिन जब आप ज़्यादा टैक्स लगाते हैं तो फिर टैक्स एवेजन होती है। वो टैक्स एवेजन जो है वो इस वजह से, टैक्स चोरी इस वजह से होती है कि अगर आपने एक 50 करोड़ का टैक्स देना है और 50 करोड़ के टैक्स में से आप 5 करोड़ रुपए दे के अपनी जान खलासी कर दें तो ये नुकसान नेशनल एक्सचेकर का है, ये नुकसान इस मुल्क का है। तो इसीलिए टैक्सेशन मेजर्स वो होने चाहिए कि जो आप मतलब जो रियलिस्टिक आपके पास नंबर्स हैं उसके मुताबिक होना चाहिए। अब IMF कह रहा है कि 10,000 अरब रुपए जो है वो आप टैक्स लगाएं, FBR कह रहा है कि 8.4 to 8.5 ट्रिलियन रुपए जो है वो हदफ रखा जाए, तो हम इस करंट जो टैक्स रिजीम है इसके अंदर हम इस हदफ को हासिल कर लेंगे। लेकिन वजारत खजाना 9.2 ट्रिलियन, जब टैक्सेस बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली जो आपकी प्रोडक्शन है वो मुतासिर होती है। प्रोडक्शन जब मुतासिर होती है किसी भी बहुत सारी चीजें इस पर तो फिर आपके मुल्क के अंदर किल्लत उमर मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। तारिक यूसुफ साहब ने मीनवाइल मुझे ज्वाइन किया, उनको भी जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं। तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम। तारिक साहब ये बताइएगा, ये बजट 9 तारीख को पेश कर दिया जाएगा, इससे आपकी उम्मीदें ज्यादा हैं या आपके खदशात ज्यादा हैं? उम्मीद ही ज्यादा है, खदशा तो नहीं करना चाहिए इसलिए कि पूरा एक साल आने वाला है। ठीक है, और हमें उम्मीद नहीं चाहिए कि आने वाला साल जो है हमारे लिए कारोबार करने में आसानियों का सबब बने। दैट शुड बी नहीं, ये तो प्रोग्रेसिव थिंकिंग है ना, मैं प्रैक्टिकली चीजों की बात कर रहा हूँ। नहीं देखिए, मैं भी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। अगर आपको दुश्वार साल मिलेगा तो वो एक नेगेटिव ईयर होता है। डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल बात दुरुस्त है। लेकिन सर आपको लगता है आने वाले साल के अंदर जो बजट आदाफ में जो टैक्स आदाफ रखे जाएंगे बजट के अंदर वो हासिल कर ले जाएंगे, अचीवेबल होंगे? बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसको ऑन पेपर तो लिख दिया जाता है लेकिन वो अचीवेबल नहीं होती हैं और फिर मुश्किलात का सबब बनती हैं। जी मैं आपसे अर्ज करूं, देखिए मैंने जैसे परसों भी प्रोग्राम में आपसे बात की थी कि दिसंबर से लेके अब तक के अगर हम हालात को देखें तो वो पॉजिटिव हैं।
इतने बहुत ज़्यादा ख़राब हालात से हमने स्टार्ट लिया और टुडे इट इज़ अ मोर कन्वीनियंट सिचुएशन टू वर्क। हमारी हेल्थ से रही हैं, हमारे कंसाइनमेंट्स नहीं रुक रहे हैं, हमारी कमिटमेंट्स हो रही हैं। तो जब ये एक बेहतरी की सूरत चल रही है तो उम्मीद तो ये है कि आने वाले साल में जो इंतहाई सख्त सूरत हाल के साथ हमने गुजारा है, पिछला साल जो हमने गुजारा है, आने वाला साल यकीनन जिस ट्रेंड पे इस वक्त गाड़ी चल रही है उसी पे कंटिन्यू करेगा और मजीद आसानियां होनी चाहिए। लेकिन सर ये आपकी बात बहुत सही है, वैलिड है, लॉजिकल है, लेकिन सर ये बताइएगा जो टैक्स आदाफ रखे जाते हैं, हमारे टैक्स नेट को क्यों नहीं फोकस किया जाता? हमारे यहाँ जो टैक्स दे रहे हैं उस पर मजीद टैक्स लगाने को क्यों फोकस किया जाता है? जी मैंने भी यही बात जब गुज़िश्ता में हमारी मुलाकात हुई थी साकदार साहब से, तो मैंने ये पेश किया था अपने प्रपोजल में कि वी शुड मेक अ थिंक टैंक, ताकि लोगों के दिलों से टैक्स अथॉरिटीज का खौफ दूर किया जा सके और लोग जो है टैक्स माइंडेड हो। अगर 3% लोग जो है वो 90% टैक्स का वजन उठाएंगे बिकॉज ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेशन, डायरेक्ट, तो फिर तो ये नहीं होगा। डायरेक्ट टैक्सेशन का सिस्टम आना चाहिए, हर शख्स को उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए और उसकी सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हर शख्स टैक्स नेट में आने की ख्वाहिश रखे और उससे खौफजदा ना हो। उसी सर ख्वाहिश तो उस वक्त हो सकती है ना जब उसको लगेगा जो मैं टैक्स दे रहा हूँ वो आने वाले वक्त पे मुझ पे इस्तेमाल होगा, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिलेगा, मुझे हेल्थ की सहूलियात मिलेंगी, मेरे बच्चों को स्कूल की सहूलियात अच्छी मिलेंगी, जो कि पाकिस्तान बनने के बाद अभी तक जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ आज की तारीख तक तो ये चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हाँ, खाम ख्याली में आप कह सकते हैं कि अच्छी होंगी, लेकिन वो प्रैक्टिकली नहीं है ना, वो है थोड़ा सा आगे की। मैं तो एक इनिशियल स्टेज की बात कर रहा हूँ कि आदमी जहनी तौर पे इस बात के लिए तैयार हो जाए कि आई शुड बी रजिस्टर्ड विद द टैक्स अथॉरिटी। अगर ये हम अचीव कर लें, हमारे पास इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमारे इलेक्ट्रिक के कनेक्शन इतने सारे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है और इंडस्ट्रियल हैं। सो दैट एवरी शुड बी, हर शख्स को कंट्रीब्यूट करना चाहिए और उसको इस कंट्रीब्यूशन में फेयरफुल नहीं होना चाहिए। और सर ये टैक्स जब ज्यादा बढ़ता है तो टैक्स एवेजन भी ज्यादा होती है और टैक्स एवेजन से बचने के लिए इंसान पर उतना टैक्स लगाया जाए जितना उसकी आमदनी पर बनता है। आप सेल्स टैक्स से लेके आप इनकम टैक्स, फिर डायरेक्ट टैक्स, फिर इनडायरेक्ट टैक्स, उसके बाद फिर विद होल्डिंग टैक्स, हर चीज पर तो टैक्स लेते हैं, फिर टैक्स एवेजन ज्यादा हो जाता है। कर रहे हैं जो टैक्स पेयर देता है, मैं बात कर रहा हूँ जो टैक्स नहीं देता उसकी बात कर रहा हूँ। उसकी निशानदेही कैसे होगी? चलो मैं अगर आपसे पूछूं कि उसकी निशानदेही करें, कैसे करेंगे? There are so many ways, उसमें मैं आपसे क्या बताऊं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, दैट इज वो तो एक गिवन डेटा अवेलेबल है गवर्नमेंट के पास। पर लोगों को राग़िब करना जरूरी है, लोगों को नोटिस, ऑडिट और इस किस्म के जो फियर्स है ना वो दूर करने की जरूरत है, उससे थोड़ा बचाना चाहिए। और वही बात अभी जब खुर्रम साहब भी ये बात कर रहे थे, खुर्रम शहजाद साहब, वो कह रहे थे कि जनाब हमारे मुल्क के अंदर अकाउंट खुलवाने के लिए इतनी मुश्किलात हैं, इतना कोई चेक एंड बैलेंस अच्छी बात होती है लेकिन एक हद तक होती है ना। अगर आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर के पास जाने से पहले आपको 10 मराहिल से गुजरना पड़े तो फिर इंसान कहेगा यार मैं डॉक्टर के पास भी नहीं जा रहा। और ये बात एक आम इंसान के जहन में आती है कि अगर आप उसके लिए आसानी पैदा करेंगे तो वो खुद आएगा चीज़ों के लिए। मैं भी यही बात कहना चाह रहा हूँ, टैक्स फ्रेंडली इन्वायरमेंट लफ्ज है इसके लिए। हमें इस तरफ बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, हुकूमत पाकिस्तान ये एक्सपीरियंस एक दफ़ा कर चुकी है, बाद में उसको कंटिन्यू नहीं किया। देयर हैज़ बीन एन एज कि जब हमारे यहाँ लोग टैक्स फ्रेंडली सिस्टम में आ गए थे, नोटिस आने बंद हो गए थे, लोगों ने टैक्स की तरफ राग़िब होना शुरू कर दिया था, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो डी रजिस्टर होते चले गए, वो वापस हो गए। हमें इस तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी कि हर शख्स जो है आप सोशल ऑब्लिगेशन के तौर पे टैक्स नेट में आएगा तो रेवेन्यू जो है वो खुद ब खुद बढ़ जाएंगे, रेवेन्यू बढ़ जाएगा। दूसरा सर, अगर आप अपनी सारे मामलात को डिजिटल की तरफ लेके जाएंगे, आप जो ये पेपर मनी है उसकी तरफ नहीं जाएंगे, आप ही कहेंगे कि जनाब कैश पे डीलिंग को जिस हद तक आप डिमोरलाइज करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा, आपको नहीं लगता सर? ये अभी तो अदर वे राउंड चल रहा है मामला। तारिक यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उमर हयार भी हमारे साथ मौजूद हैं। उमर ये बताइएगा, अब ये 9 तारीख को जो बजट पेश किया जाएगा, पेट्रोलियम लेवी का इसमें कोई जिक्र किया गया है, उसको मजीद बढ़ाया जाएगा? क्योंकि पिछले साल के जो अहदाफ थे वो इस हवाले से मुकर्रर किए गए थे लेकिन वो पूरे नहीं किए जा सके।
पिछले साल से जो यानी रवा माली साल जो अभी पूरा नहीं हुआ, 30 जून को पूरा होगा, इस माली साल में जो पेट्रोलियम लेवी का हदफ रखा गया था वो 850 अरब रुपए रखा गया था। लेकिन जो नए माली साल 1 लीटर पे शायद 53 रुपए पेट्रोलियम लेवी का नहीं 50 रुपए, अब 50 रुपए है पेट्रोल और डीजल पे 50 रुपए है। लेकिन जो नए माली साल का जो बजट आएगा उसमें जो अब तक हमारे पास एदाद शुमार आए हैं उसके मुताबिक 750 अरब रुपए यानी रवा माली साल से 100 अरब रुपए जो है वो कम टारगेट रखा गया है। लेकिन इसके अलावा हम देख रहे हैं कि वो टारगेट जी लेकिन ये है कि हुकूमत इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत पर कोई सेल्स टैक्स नहीं ले रही, क्योंकि IMF की भी डिमांड थी कि आप जो 18 या 17% सेल्स टैक्स है वो पेट्रोलियम मसनूआत पे लें। और अब हुकूमत जो है वो सिर्फ 50 रुपए लेवी ले रही है। और अगर मौजूदा रेट्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में टैक्सेस और लेवी अगर ये भी जो सेल्स टैक्स है वो भी लग जाए तो फिर कीमत में तकरीबन कोई 45 से 50 रुपए का मज़ीद इजाफा होने का खदशा होगा। लेकिन वो क्योंकि IMF को ये बता दिया गया है कि हम ऑलरेडी लेवी इस पर ले रहे हैं तो हम सेल्स टैक्स इस पर आयद नहीं कर सकते। लेकिन जो हदफ है रमा माली साल का वो हमें इस वजह से हासिल होता हुआ नज़र नहीं आता क्योंकि हुकूमत ने थोड़ा डिले किया है। और जो पेट्रोल और डीजल पर तो 50 रुपए लेवी लगा दिया गया है, लेकिन जो आपका लाइट डीजल है या केरोसिन ऑयल है, मिट्टी का तेल, उस पर लेवी जो है वो उसकी शरह कम रखी गई है। तो क्योंकि उसकी सेल कम है, अब पेट्रोल और डीजल की सेल ज़्यादा है तो हुकूमत का ये गुमान था, ये सोच थी कि हम बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम जो है वो अपना जो 850 अरब का टैक्स पेट्रोलियम लेवी का हदफ है वो हम हासिल कर लेंगे। लेकिन अब तक हमें ये हासिल होता हुआ नज़र नहीं आता। उसकी वजह ये है कि जब पेट्रोल के रेट्स बढ़ गए तो कंजम्पशन कम हो गई, और कंजम्पशन जब कम होती है तो उसकी सेल, जाहिर सी बात है सेल कम होती है तो वो उस हिसाब से हुकूमत को थोड़ा बहुत रेवेन्यू लॉस हुआ है। और ये वजह यही है कि एक तो क्योंकि हम देख रहे हैं कि डॉलर का रेट जो है वो हाई है, अगरचे इंटरनेशनल मार्केट में रेट्स कम हो गए लेकिन डॉलर की प्राइस हाई होने की वजह से, इजाफा होने की वजह से जो रेट है पेट्रोलियम मसनूआत का वो कम नहीं हुआ। और इसी तरह आज भी हमने बात की कि जो प्राइस डिफरेंशियल क्लेम है ख़ास तौर पर ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जब इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी दी थी तो 20 से 25 रुपए पर क्लेम था वो हुकूमत अदा करती थी और ये सब्सिडी थी। तो उस चीज़ में हमें बहुत ज़्यादा बैकफुट पर हमें ले आया ये कि हमने अब PSO को अदायगियाँ करनी है, हमने दीगर जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनको अदायगियाँ करनी है प्राइस डिफरेंशियल क्लेम के तहत। तो अब इसीलिए इस जो अगले माली साल के बजट में इसके लिए 11 अरब रुपए रखे गए हैं। और ये अदायगियाँ जो है वो क्योंकि कई अदायगियाँ अभी तक पेंडिंग भी हैं क्योंकि हमारे पास तो हमारी वो कहते हैं कि आमदनी 98 है और खर्चा रुपया है, तो मामलात हमारे लिए उस तरह बेहतर चले मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। तारिक साहब सर ये बताइएगा, ये इंपोर्ट्स जो अभी रिसेंटली थोड़ी सी रोकी गई थी ताकि आपके जो रिजर्व हैं उसको थोड़ा कंट्रोल किया जा सके। हमारे रिजर्व तकरीबन 7 अरब डॉलर्स थे पिछले साल के करीब और वो एकदम से गिरे थे और इतने गिर गए थे 2.8 अरब डॉलर पर आ गए थे। अब हमने थोड़ा सा कंट्रोल करने के बाद तकरीबन ये 4 अरब डॉलर्स पर आ गए और 1 अरब डॉलर के लिए हमने IMF की तकरीबन हर शर्त मान ली, लेकिन उसके बावजूद भी कहते हैं जनाब उनको राम करने में हम नाकाम रहे। लेकिन सर ये बताइएगा, ये इंपोर्ट्स में जो कमी की गई थी आपको लगता है ये अच्छा डिसीजन है हुकूमत का और इसको ऐसे ही रहना चाहिए? देखिए उस वक्त के जो हालात थे उसमें कम तो ऑटोमेटिकली हो गई, गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं थे देने के लिए, वो तो एक फोर्स मेजर। और उसके बाद गवर्नमेंट ने एक प्रेफरेंशियल लिस्ट निकाली जिसके अंदर जो बेसिक कमोडिटीज हैं उसकी इंपोर्ट को पहले सामने रखा गया। तो मेरा ख्याल है कि पॉलिसी डिसीजन नहीं था, ये एक सर्कमस्टांसेस की वजह से हुआ। अच्छा, और मजबूरी का फैसला नेचुरली। और जो एक बात उसके साथ ये भी है यकीनन कि जो सामान्य आइश है उसके लिए अगर हम उस पर कंट्रोल करते हैं तो उसमें कोई हरज भी नहीं है। अगर हम महंगी चीज़ें, लग्जरी आइटम्स का इस्तेमाल कम कर देते हैं या इंपोर्ट कम कर देते हैं तो इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है, ऐसा होना चाहिए। जैसे अभी जिक्र हुआ, डॉलर को लगाम कैसे डालेंगे सर? एक ये सवाल ही भी तो है ना, आप अक्सर लोग ये बात करते हैं लोगों ने डॉलर्स लेके अपने घरों में रखे हुए हैं, हुकूमत के पास इतने डॉलर्स नहीं है जितने अवाम के पास डॉलर्स हैं। लेकिन सर वो अवाम अपने पास डॉलर रखते हैं या तो वो बैरून मुल्क लेके जाएंगे, बाय एयर लेके जाएंगे ऑब्वियसली, लेकिन अगर वो एक्सचेंज कंपनी को जाके सेल भी करते हैं तो कोई पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए कि आवाम के पास एक लिमिटेड डॉलर हो जो कि वो भी अगर आप बैरून मुल्क जा रहे हैं तो उसके लिए इस्तेमाल किया जा सके करेंसी के तौर पर? ये तो देखिए, ये तो
ये तो मुल्क का कानून है कि जब आप बाहर लेके जाएंगे तो एक सर्टेन लिमिट आपको अलाउड है कैरी करने की। उसके अलावा जो लेके जाता है वो गैर कानूनी है, उसमें तो कोई दो बातें हैं। मैं आपसे करूं कि डॉलर की जो प्राइस है ना, उसको कम करने की जो वाहिद सूरत है एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट बॉडी रिप्रेजेंटेटिव, मैं समझता हूं कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को फोकस करने की जरूरत है। कमाएंगे तो खाएंगे, या जो है ज्यादा मतलब ये आप यकीन जानिए, आपने सर दुखती रग पे हाथ रख दिया मेरे। बांग्लादेश 71 में आज़ाद होने के बाद सर उनकी आज जो चीज़ें हैं पाकिस्तान के मुकाबले में कई ज़्यादा पूरे मुमालिक में दुनिया में फैल रही हैं सर। हमारा कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि पूरी दुनिया में ऐसा है और हम उसको कह सकें हमारे फलों के अलावा हम तो सर ज़राई मुल्क होने के बावजूद भी जो गंदम है वो बाहर से मंगवाते हैं। देखिए हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमने मैन पावर को इस्तेमाल नहीं किया। मैन पावर बहुत बड़ा रिसोर्स है, चाहे वो रेडीमेड की इंडस्ट्री हो, चाहे वो ज़राअत हो, चाहे वो एक्सपोर्टेशन ऑफ मैन पावर टू अदर कंट्रीज हो, चाहे वो IT इंडस्ट्री हो। सूरत इस बात की है कि हमें अपनी यूथ को फोकस करना चाहिए और उसके लिए काम करना चाहिए। बांग्लादेश की तरक्की में उनकी मैन पावर का बड़ा दखल है। उन्होंने गवर्नमेंट को फोकस किया और अपनी आबादी को उस काम में सर मैन के साथ साथ मैं एक बात बोलूं, वो तो आप मुझे पता है आपने किस तनाजुर में कहा है कि जो मैन पावर का, लेकिन वुमेन पावर का भी बड़ा अमल दखल है। उन्होंने इस बात को बिल्कुल जिस तरह चाइना में होता है ना, आपने देखा होगा घर की खवातीन भी काम कर रही हैं, भले उनको जरूरत है या नहीं है घर में, लेकिन उसके बावजूद भी वो काम करेंगी और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगी। और ये चीज बांग्लादेश ने भी की है। इनको काम ना दे, मैं ये नहीं, मैन पावर का मतलब है इंसान ह्यूमन बीइंग। एग्जैक्टली सर, मैं ये बात आपकी दुरुस्त है, मैं इसलिए कह रहा था, मुझे पता है आपने किस सेंस में कहा। जी सर, हमारे यहाँ जो रेडीमेड गारमेंट का इंडस्ट्री है जिसको हम बूस्ट कर सकते हैं, उसमें खवातीन का कंट्रीब्यूशन है। इवन इन पाकिस्तान में भी खवातीन वर्कर्स रेडीमेड इंडस्ट्रीज में डोमिनेट करती हैं। लेकिन हमें इस इंडस्ट्री को फोकस करने की जरूरत है, कानून को ऐसा बनाने की जरूरत है, एम्प्लॉयमेंट फियर खत्म करने की जरूरत है। 10-10 हज़ार आदमियों की फैक्ट्री होती है। ये सारी बातें हैं सामने और हमें उसको इनकरेज करना चाहिए उस सेक्टर को। मैन पावर एक्सपोर्ट हो, चाहे अपने यहाँ उसका इस्तेमाल हो या दूसरे मुल्क में इस्तेमाल हो या IT के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, जहाँ भी हो, ये सासा है हमारे पास और हमारी आबादी 50% से ज्यादा जो है वो यूथ की है। We should understand हमारे पास क्या है, हम क्या बेच सकते हैं, हमें पता होना चाहिए। और सर क्योंकि टाइम की किल्लत भी, मैं चाह रहा हूँ सर सारी डिटेल्स अब सारी जो है चीज़ों पर टॉपिक पर हम डिस्कशन कर सकें। सर एक पॉइंट ये भी है, आप जैसे देखें जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी 2013 से लेकर 2018 तक, तो डॉलर जो था वो 120-127 के दरमियान वेरी कर रहा था। 127 से 130 से ऊपर नहीं गया था, यानी 110 से 130 के दरमियान वेरी कर रहा था मुख्तलिफ वक्त। फिर पिछली हुकूमत जब आई, उस पिछली हुकूमत में तकरीबन 170 से लेकर 190, फिर वो कहीं ना कहीं जाके 184 पे जाके ख़त्म हुआ। अब मौजूदा जो हुकूमत है वो 280 से लेके 300 की तरफ भी गया, फिर वापस 280 पे आया। सर ये डॉलर इसी पे अब रोटेट करेगा, इससे कम नहीं हो सकेगा? देखिए मेरी बात ये, मैं ये अर्ज करना चाहूँगा, ये बात पहले भी हुई थी जो आजकल डिस्कशन में नहीं है। इस बात की ज़रूरत है कि रूट कॉज की तरफ तवज्जो की जाए कि क्या ऐसा था या ऐसा हुआ है कि हम तकरीबन 40-50% अप्रिशिएट कर गए अपनी वैल्यू में। हमें इस बात को करने की ज़रूरत है। इसी तरह हो गया और लड़के निकल गए वाली बात नहीं है। रीजनिंग की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है कि वो कौन से अवामिल थे जिसकी वजह से मुल्क के अंदर ये माशी सूरत हाल पैदा हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमारे साथ तारिक यूसुफ साहब मौजूद थे, उमर हयात हमारे नुमाइंदे अभी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। 9 पेश किया जाएगा। और जनाब बजट किस तरह का हो सकता है, ट्रांसमिशन में गुफ्तगू चल रही थी, लेकिन सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं नहीं तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। कहा तो था नहीं आऊंगा, पर आना पड़ा। सबको बताना ही पड़ेगा कि शोज में जुनून से जीतोगे तब कंटेस्टेंट्स हों कलाकार। एक तरफ सोशल मीडिया स्टार, एक तरफ पाकिस्तान स्टार। शुरू करें? एक्सक्यूज मी, आप भी। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।